तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 447 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे फाइट पूरी तरीके से एंड पे आ चुकी होती है और सबको वापस रिट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि अब ये बैटल जीती नहीं जा सकती है, जिसकी वजह से सारे हिनवानचेस्टर्स के अंदर खलबली मच जाती है। उसी के साथ हमें वुजिन हिनवानचेस्टर को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लाइंडिंग लाइट के साथ अपने सारे हिनवानचेस्टर्स को लेकर वहां से निकल भागता है और देखते ही देखते वो हवा में गायब हो जाता है और सीधे चूसिन हिनवानचेस्टर्स के बॉडी के अंदर चला जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे चूसिन हिनवानचेस्टर की बॉडी में रहने के बावजूद हिनवानचेस्टर सेफ नहीं हो सकते थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ 3 हिनवानचेस्टर ही होते हैं। लेकिन इस वक्त जो हिनवानचेस्टर्स की संख्या थी वो लगभग 60 हिनवानचेस्टर्स होती, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है और ये उसके अंदर मार पाना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अब जो 14 इमॉर्टल रेलम के एंटिटीज थे वही बाहर खड़े रहते हैं। उसी के साथ हिनवानचेस्टर ऑफ स्पेस एंड टाइम अपने कंपेनियंस को अपने टाइम एंड स्पेस की पावर्स को लेकर भाग निकलते हैं। अब जैसे ही वो रिट्रीट करते हैं, बिंगफेंग हिनवानचेस्टर, इन्फुनाट सर्पेन हिनवानचेस्टर, वुगु हिनवानचेस्टर और बाकी के बंदे सभी अपने 8 लॉर्ड्स की तरफ घूरने लगते हैं। अब उन सबको जाता देख लॉर्ड जिंगमैन कहते हैं कि उन सबके पीछे मत पड़ो। अब हिनवानचेस्टर जो कि इस बैटल में पार्टिसिपेट किए थे उनके पास काफी अच्छी सर्वाइविंग एबिलिटीज होती, इसलिए तो वो बैटल में पार्टिसिपेट किए थे, वरना वो फ्री का मरने के लिए क्यों ही आएंगे। अब वहां पे उनके पास अर्लियर फॉर्मेशंस थे जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड थे और उनको उस वक्त भी मार पाना काफी ज्यादा मुश्किल। लेकिन जबकि वो चूसिन हिनवानचेस्टर्स की बॉडी में आ चुके हैं तो लू फेंग अपने बाकी कंपेनियंस के साथ मिलकर भी अटैक करेगा, तो एक साथ 60 से ज्यादा हिनवानचेस्टर्स को मार पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये लापरवाही और कह सकते हो बेवकूफ़ी है, जो कि आप कभी करना नहीं चाहेंगे। अगर हिनवानचेस्टर भागना चाहे तो उनको भागने से हम रोक नहीं सकते, मतलब 8 लॉर्ड्स उन सबको नहीं रोक सकते हैं। जिसके साथ वो अपने हिनवानचेस्टर ऑफ स्पेस एंड टाइम अपने कंपेनियंस को लेकर निकल जाता है। वो 14 के 14 बंदे वहीं पे मौजूद होते हैं, जिसके साथ वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जितने भी बंदे होते हैं वो इन सब नज़ारों को देख रहे थे। उसी के साथ जो वुजिन हिनवानचेस्टर होता है वो डिक्लेयर करते हुए कहता है कि आउटकम निकल चुका है, हम ये एडमिट कर नहीं सकते, लेकिन हमें ये एडमिट करना होगा। रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि हम हार चुके हैं। यहाँ तक कि हमारी फॉर्मेशंस वो अपने लॉर्ड्स को नहीं हरा सकती, लॉर्ड्स को तो वो भेद भी नहीं सकते और हम ऐसा कुछ भी अभी के फ़िलहाल में नहीं कर सकते हैं। वो अच्छे से जानते थे कि यार फिलहाल में तो अभी इतना ज़्यादा मुश्किल है, हम लोग अकेले ही क्या ही कर सकते हैं। जिसके साथ हमें दिखाया जाता कि वहाँ पर सारी हिनवानचेस्टर रिट्रीट हो चुकी थी और वो सोचते कि हमें क्या करना चाहिए। यानो हिनवानचेस्टर भी कहते हैं कि यार जितने भी ट्रू इमॉर्टल को पा लिए सिर्फ वही यहाँ पे हैं और बाकी के बंदे तो जा चुके हैं। जिसके साथ मोगुसी को दिखाया जाता है जो यहाँ पे कहता है कि क्या हम लोग यहाँ पे लॉर्ड्स को थ्रेटन कर सकते हैं। मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम सबका क्या तुम सबके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम लॉर्ड्स को थ्रेटन कर सके। मतलब मोगुसी जो कि यहाँ हार चुका है वो अपने लॉर्ड्स को डैमेज नहीं दे पा रहा था, सोल अटैक को कर चुका है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके पास भी कोई ऑप्शन बचे ही नहीं थे। इसलिए वो सबसे पूछने लगता है और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसे समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए। इसलिए वो उन सभी किताब देखना शुरू कर देता है। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है बिंगफेंग हिनवानचेस्टर को जो कि कहता है वो 8 लॉर्ड्स उनके पास मैटर की पावर से, एनर्जी की पावर से, फ्लक्चुएशंस, लाइफ और सभी की पावर से उनकी डोमेन नियरली फ्लॉलेस है और युवान के परफेक्टली कम्बाइंड पावर्स की वजह से उनकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको बैटल फॉर्मेशंस को तो हम पेनिट्रेट भी नहीं कर सकते हैं। चाहे हम कोई भी टैक्टिक्स क्यों ना एम्प्लॉय कर ले, हम ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते हैं। अब वो लॉर्ड्स के बारे में तारीफ करने लगते हैं जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। जिसके साथ बिंगफेंग हिनवानचेस्टर नोट करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर जो एक चीज़ वो लैक करते हैं, मतलब बाकी सब वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो एक चीज़ लैक करते हैं वो सोल पावर है। लेकिन यहाँ पे ये बिंगफेंग हिनवानचेस्टर ये इसकी बहुत बड़ी गलती होती है। यहाँ पर अपने मोगुसी बीच में बोल पड़ता है कि देखो तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये सभी ऑरिजिन वर्ल्ड्स के बेंग हैं, ये अपने लोएस्ट लेवल से कल्टिवेट करते आए हुए हैं और उन 8 लॉर्ड्स में से कोई भी एक ऐसा लॉर्ड भी नहीं है जिसके पास अपनी
स्ट्रॉन्ग मतलब वीकर स्पिरिचुअल विल पावर्स मौजूद हो। यहाँ तक कि लॉर्ड जिन और नाइगू वो अपने लॉर्ड्स के अंदर सबसे वीकेस्ट माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सोल पावर्स, उनकी स्पिरिचुअल विल पावर्स ह्यूमन एंसेस्टर्स के टॉप टायर के अंदर आया करती हैं। और जब मोगुसी उन सबसे अपनी सोल पावर्स को क्लैश किया था तो बंदे को उन सभी के सोल पावर्स का अंदाजा हो चुका था कि ये कितनी ही ज़्यादा टेरिफाइंग। और वो कहता कि मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि युआन, जिन और नाइगू वो मेरे सोल टेक्निक से वाउंडेड हो चुके हैं, जिसको सुनकर इन्फिनिट सर्पेंट एंसेस्टर, बिग फैंग एंसेस्टर्स वो दोनों मोगुसी की तरफ देखने लगते हैं कि बैटल के दौरान तो हमने उन सबको इंजर्ड होते हुए देखा ही नहीं। आफ्टर जो भी कंबाइंड S28 लॉर्ड्स की वो पूरी तरह से एक ही जैसी थी और फॉर्मेडेबल रही थी, जिसको सुनकर तो मोगुसी वो चुप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपने जो इन्फिनिट सर्पेंट ह्यूमन और बिग फैंग ह्यूमन थे उन्होंने अपने तरफ से 1 ट्रिलियन हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स दिए थे, जो कि उन्होंने कुर्बानी की तरह दे दी थी, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर कुर्बानी देने के बावजूद वो फल को नहीं पा पाते, इसलिए वो उसे सवाल पूछने लगते। लेकिन मोगुसी वो बेचारा क्या ही कर पाता, वो फेल हो गया था, जिसको देखकर यहाँ वो सोचने लगता कि यार क्या ही करूँ, क्योंकि बैटल के दौरान हमें कोई भी इंजरीज देखने को नहीं मिली। सच की बात यह है कि युआन और लॉर्ड नाइगू वो अपने पावर्स के पाइनेकल पे थे पूरे के पूरे बैटल के दौरान। वहीं पे लॉर्ड जिन की स्ट्रेंथ थोड़ी मोड़ी कम हुई थी, लेकिन कंबाइंड पावर्स वहां पे फिर भी बहुत ज़्यादा थी, जिसके साथ मोगुसी वहां पे अपने पावर्स को वहाँ पे अपने आप को गायब करने से पहले बोलता कि मैं जितना कर सकता था उतना किया, मेरे पास 6 एलाइज थे और मैं एक पॉसिबल तरीके मतलब एक लिमिट के ही अंदर सब कुछ कर सकता हूँ। जब तक कि तुम मेरे साथ एक कोई और मोर पावरफुल सोल स्किल वाला मास्टर न ले आओ, एडवांचेस्टर न ले आओ, तब तक मैं लॉर्ड से फिर से बात नहीं कर सकता। और बोल के बच्चा चला जाता, भाग जाता है, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो यहाँ से सिंपली कट लेता कि तुम लोग अपना समझो। अब ये बंदे के पास सोल पावर थी, जिसकी वजह से इसको कोई नहीं ढूंढ सकता था, कोई इसका पता नहीं लगा सकता था, सिर्फ लॉर्ड जिन ही इसके अते पते के बारे में जान सकते हैं। जिसके साथ इन्फिनिट सर्पेंट एंसेस्टर कहता कि मोगुसी वो तो चला गया है, वो जरूर प्रैक्टिशनर फैक्शन से कभी भी डायरेक्टली कन्फ्रंट करने की कोशिश नहीं करेगा, और एट मोस्ट वो छिप कर ऑरिजिन वर्ड्स के अंदर के सोल को डिवॉर करने की कोशिश करेगी। जिसको सुनकर बिग फैंग एंसेस्टर्स अपने ग्रुप की तरफ देखकर कहते कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। तो इन्फिनिट सर्पेंट एंसेस्टर कहता कि अभी के फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन एंसेस्टर्स वो भी मौत से डरते हैं। अगर हमारे पास सफिशिएंट गारंटी नहीं होगी, जो कि हमने पहले भी दिए थे लेकिन वो सभी खत्म हो चुके हैं, कोई भी हम पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करने वाले, तब तक वो इस लार्ज स्केल वॉरफेयर के अंदर इंगेज नहीं होंगे। जो इमॉर्टल हम जैसे बंदे हैं वही फियरलेस है, जो कि इन सब के बैटल के अंदर अपनी जान जो कि जान तो मर नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम फियरलेस बैटल कर सकते हैं। जिसके साथ इन्फिनिट सर्पेंट आगे क्या था कि अगर हम फोर्सेस को ज्वाइन भी करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट कॉन्फ्रोंटेशंस में तबाह हो जाएंगे, हमें और भी पावर्स की ज़रूरत होगी। जिसके साथ वो ये भी कहा था कि इस समय लूफिंग की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और प्रैक्टिशनर फैक्शंस इस चीज़ से फ़ायदा उठा रही है। परहैप्स फ्यूचर में अगर हमारे अंदर के 1 या 2 ह्यूमन एंसेस्टर्स लूफिंग के पावर्स लेवल की जितनी चली जाएगी, तभी जाकर हमारी स्ट्रेंथ उतनी हो पाएगी कि हम प्रैक्टिशनर फैक्शंस के साथ फाइट कर सकें, या फिर हमारे अंदर ही कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कि युआन की तरह इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है और हमारे पूरे ग्रुप के पावर्स को एक साथ मर्ज कर सकता है। तो यार अगर ऐसा युआन जैसा बंदा आ गया ना, लूफिंग जैसा आ गया, तो मैं मानता हूँ कि हम वो अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के लिए थोड़ा सा खतरा बन सकता है। लेकिन अगर युआन जैसा बंदा आ गया ना, तो समझो 100+ ह्यूमन एंसेस्टर्स की पावर्स को एक साथ चैनल करके अटैक करना, ये कितना ही टेरिफाइंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो बिग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर कहते हैं कि यार ये तो पीटी है कि पूजी, जी जावी, जैन गॉड एम्पर, क्या फ्यूजी, फेदर एम्पर, हरमिट, इन सभी ने फाइट को रिफ्यूज कर दिया ज्वाइन करने से। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर हमारे पास और भी बंदे होते तो हमारी स्ट्रेंथ अभी के मुकाबले दुगनी होती। हमने तो आधे ह्यूमन एंसेस्टर्स को लाया ही नहीं। प्रैक्टिशनर फैक्शंस दूसरी तरफ उन्होंने अपने कल्टिवेशंस को भी प्रेफर किया था, उन्होंने अपने फ्रेंडशिप का फ़ायदा उठाया और उन इमॉर्टल बंदे को पीछे कर दिया, जिसकी वजह से वो अपने एक्सपेंशंस को नहीं जा कर पाते, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने एनिमीज को कम कर दिया था। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है इन्फिनिट यूनियन स्पेस में जो ह्यूमन एंसेस्टर्स बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किए थे वो दूर से इस बैटल को देख रहे होते हैं। वहाँ पर क्या फ्यूजी को दिखाया जाता है जो कहता है कि इन्फिनिट सर्पेंट और बिग फैंग ज्वाइन फोर्स करने के बाद
बावजूद अपने 8 लॉर्ड्स को सप्रेस नहीं कर पाए हैं। 8 लॉर्ड्स उन्होंने या पब्लिकली ये कसम खाया कि वो अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो सभी अपने लू फेंग और प्रैक्टिशनर फैक्शंस के लॉर्ड्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो सरेआम उनकी बेइज्जती कराने वाली बात होगी। इसके साथ फेदर एम्पर भी कहते हैं कि अल्दो वो सब हार चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिशनर फैक्शंस अपने टेरिटरी को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन हमें ये भी अच्छे से पता कि इन्फिनाइट सर्पेंट और बाकी जो कि उसको एक्नॉलेज करते हुए कभी भी इस चीज़ को नहीं मानने वाले हैं। मोगजू भी एग्री करते हुए कहते हैं कि इन्फिनाइट सर्पेंट उसकी प्राइड वो कभी भी इसको अलाउ नहीं कर सकता है। जब भी उसके पास चांस होगा तो इसका रिटेलिएट जरूर करेगा, वो फिर से अटैक करने की जरूर कोशिश करेगा, क्योंकि यार ये जितने बेंग्स है वो काउंटलेस ईयर्स से रहते आए हैं और उनके पास इन्फिनाइट पेशेंस है। वो अभी के फिलहाल में अटैक नहीं करने वाले, लेकिन वो उस वक्त अटैक करेंगे जब अपने लू फेंग जैसा या फिर युवान जैसा कोई बंदा उभर कर आ जाए, तभी वो जाकर फिर से रिटेलिएट करेंगे। अब फिर इस एरा में ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए हार चुके हो, आप फिर से वेलकम बैक कर सकते हो। जैसे कि साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सब सोचने लगते हैं कि क्या होगा कि इन्फिनाइट सर्पेंट मैनचेस्टर, बिग फेंग मैनचेस्टर या फिर सांजू एक और ब्रेक थ्रू को अचीव करते हैं। हरमिट कहता है कि यहाँ पे बहुत ही फ्यूचर है, काउंटलेस फ्यूचर्स हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें ऐसी बैटल बहुत ही रेयरली देखने को मिली। जिसको देखकर फेदर एम्पर भी कहता है कि हाँ तुमने सच कहा, ऑर्डिनरी मैनचेस्टर तो वो इस बैटल में ज्वाइन भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि सबको मरने का डर है। आखिरकार इसको कौन ही करने जाएगा, और ऑर्डिनरी बैटल कोई उतना देखने लायक भी नहीं होता है। लेकिन इस दिन के बाद अब पूरे के पूरे इन्फिनाइट स्पेस की फंडामेंटल पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर साउथर्न रिवर टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग और बाकी के 8 लॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वहाँ पे लॉर्ड जिंगमिंग कहते हैं कि यार ये ग्रेट बैटल ये एक कॉस्ट के साथ आई है, मतलब अपने लॉर्ड नाइगू के साथ जो हुआ है वो सच में काफ़ी बुरा है, क्योंकि उसे एक नई लहजे से कल्टिवेशन को स्टार्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि इन सब के बावजूद हमने मैनचेस्टर फैक्शंस के अभी मोरल को डाउन कर दिया, उसको क्रश कर दिया है, और अब हम लोग फाइनली ऑरिजिन वर्ल्ड्स को बिना किसी ऑब्स्टेकल्स के साथ एक साथ ला सकते, यूनिफाई कर सकते। जिसके साथ लॉर्ड उलन कहते हैं कि यार एट लास्ट हम जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो फाइनली आ गया है, हम फाइनली अपने ऑरिजिन वर्ल्ड्स को यूनिफाई करने वाले। और सारे बंदे से काफ़ी ज़्यादा खुश होते, क्योंकि ये उनकी बहुत ही पहले की गोल होती है कि यार ऑरिजिन वर्ल्ड्स किसी का खाना ना बने। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमिंग कहता कि नेक्स्ट हम 8 लॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, हमें अपने कॉन्शियसनेस को स्प्लिट करके अपने अलग अलग ऑरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर भेजना होगा, ताकि हम वहाँ पे लोगों को गाइड कर सके, डेवलप कर सके, और जो ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के रेसिडुअल हैं उसके जो पावर्स मौजूद है जो कि करप्ट कर रहे हो उन सबको तबाह कर सके, और वहाँ पे अपने एक लेगेसी को भी कंटिन्यू कर सके कि देखो तुमको इसे फॉलो करना है और लॉर्ड बनना है। अब लू फेंग के बाकी और लॉर्ड्स हामी भरते कि हाँ ऐसा ही करना है। अब यहाँ पे जो होने वाली है उससे एक और चीज़ें होगी जो कि मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। अब यहाँ पे जो ऑरिजिन वर्ल्ड्स थी तो यार उनकी टेरिटरी काफ़ी दूर दूर मौजूद थी, उनके खुद के टेरिटरीज ही इतने बड़े थे कि वहाँ पे भी जाने में टाइम लगा करते थे। इसके साथ लॉर्ड जिंगमिंग कहते हैं वो युवान की तरफ देख कर कि हमारे काउंटलेस स्टैंड्स बनने वाले हैं कॉन्शियसनेस के, इसलिए सबको अपने ऑरिजिन वर्ल्ड्स में अपने अलग अलग टास्क को लगाने वाले होंगे। और वो कहता है ब्रदर युवान आखिरकार तुम अपनी इस टेरिटरी को कैसे डिवाइड करोगे, आखिरकार तुम इसका चार्ज लोगे। तो यहाँ पे युवान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली वो इसका इंचार्ज बन चुका है और सबको कंट्रोल और प्रोटेक्ट कर पा रहा है। जिसके साथ वो कहता है कि आफ्टर काउंटलेस ईयर्स जो मैंने सोचा था वो मैंने करके दिखा दिया, और मुझे लगता है कि मैं एक रेस्ट को डिजर्व करता हूँ, तो मैं क्यों ना इस न्यूली कॉन्क्रीट को 10 डोमेन्स के अंदर तब्दील कर दूँ। और मैं इतना लेजी हूँ तो मैं सिर्फ 10 डोमेन्स के अंदर से एक ही डोमेन्स को लूँगा, मतलब यहाँ पे टोटल में 8 लॉर्ड से, तो इसमें यार अपने एक डोमेन से अपने युवान को हाथों में चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखकर काफ़ी लोग हैरान भी हो जाते हैं, क्योंकि यार युवान ही ऐसा बंदा था जो कि सबसे ज़्यादा डोमेन को लिया करता था, वो अपने न्यूचर किया करता था नए नए बंदे को, लेकिन अभी ये बहुत ही कम बंदे को ले रहा है। इसको एटलीस्ट 2 डोमेन तो लेना चाहिए था, लेकिन अपने युवान सिर्फ एक ही डोमेन को ले रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। लेकिन युवान को भी रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि युवान बहुत ही पुराना लॉर्ड है और यह उसका सपना था जो कि साकार हो चुका, तो उसे भी थोड़ा आराम चाहिए था। जिसके साथ लॉर्ड नाइगू वहाँ पे कहा था कि मैं एक सिंगल डोमेन भी कॉन्कर नहीं करने वाला, उसको नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे आने वाले कमिंग ईयर्स में मुझे अपने ह्यूमन ब्लड लाइन पाथ पे पूरी तरीके से फोकस करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर सोल टेक्निक से टारगेट किया गया था और उसकी हॉर्स
स्लेइंग टेक्निक को यूज किया गया था, जिसके कारण उसे अपनी सारी एनर्जी को कल्टीवेशंस में ही लगानी होगी। और यहाँ पे एक मिस्ड स्टेप वो एक कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस को ला सकती है, जिसकी वजह से उसे अपना पूरा फोकस अपनी कल्टीवेशंस पे ध्यान रखना होगा। जिसको देखकर अपने सारे लॉर्ड्स उससे कहते हैं कि नायगू तुम्हें अपनी कल्टीवेशंस पे ज़्यादा फोकस करना होगा। जिसके साथ लॉर्ड बिंगवा कहता कि मैं एक डोमेन को लूंगा। लॉर्ड जिन भी कहता कि ठीक है मेरी भी एक डोमेन हुई, क्योंकि उसको भी इंजरीज थी लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं करता, लेकिन फिर भी वो एक डोमेन ले लेता है। जिसके साथ लॉर्ड वुलन और लॉर्ड मोमेंट भी वो एक एक सिंगल डोमेन को ले लेते हैं। अब प्रैक्टिस नाइट टेरिटरी और साउदर्न रिवर टेरिटरी वो बहुत ज़्यादा बड़ा टेरिटरीज होता है और ये उनके ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेशर होता है। एक तो उन्होंने टेरिटरीज को एक्सपैंड किया था, ऊपर से उन्हें ऑरिजिन वर्ल्ड्स को भी संभालना है, जो कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन दे रही होती हैं। जिसके साथ यहाँ पे युवान अपने बाकी दो की तरफ देख कर कहते हैं कि नायगू कोई भी टेरिटरीज नहीं लेने वाला है। तो अभी हमारे पास 5 और डोमेन्स बचे हुए हैं, जो कि अभी लू फेंग और लॉर्ड जिंगमैंग ही बचे हुए। तो बताओ आखिर तुम दोनों कितने लोगे। तो लू फेंग यहाँ पे कहता है कि ये टेरिटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और मुझे उन सब तक जाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं 2 टेरिटरीज को ही लूँगा। अब लॉर्ड जिंगमैंग वो टाइम एंड स्पेस को यूज़ करके बहुत ही जल्दी बहुत ही दूर की डिस्टेंस को कवर कर सकता है, इसलिए अपने लॉर्ड जिंगमैंग पे वो छोड़ देता है कि आप ही करो। अब नेचुरली वही इससे साथ सूट करते, जिसके साथ लॉर्ड जिंगमैंग वहाँ पे कहते कि क्या मेरे पास 3 बच गए हैं, मैं अपकमिंग ईयर्स में मुझे अपने टाइम स्पेस नेटवर्क को भी इस्टेब्लिश करना है, वो भी साथ में साउदर्न रिवर टेरिटरीज को, लेकिन साथ में मुझे 3 डोमेन्स को भी मैनेज करना होगा। बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे वो कहता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे नया टेरिटरीज था तो वहाँ पे एक अलग ही नेटवर्क बना था, वहाँ पे पोर्टल्स बनाए थे, वहाँ पे टाइम स्पेस क्रिएट करने थे ताकि ईजिली वहाँ पे जाया जा सके, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। यहाँ पे एक फुल पूरी तरह से थी और साथ में इसे एडिशनल 2 टेरिटरीज को भी मानना था, मतलब इसके खुद के टेरिटरीज थे और साथ में अभी 3 डोमेन्स और आ गए हैं। और रही बात ऑरिजिन वर्ल्ड्स की तो वो तो और भी आ चुकी है, जिसकी वजह से वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमैंग कहते हैं कि यार ये तो बहुत है। तो लॉर्ड मोमेंट कहता है कि अगर तुम्हारी न्यू वर्ल्ड्स को क्रिएट करने में मदद चाहिए तो तुम मेरी मदद ले सकते हो। तो लॉर्ड जिंगमैंग कहता है ऑफकोर्स मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आखिरकार मैं इतने बड़े टेरिटरीज को जो कि इन्फिनिट स्पेस में इतना फैला हुआ है उसको कैसे मैनेज कर सकता हूं। तुम सभी को हर एक वर्ल्ड को क्रिएट करना होगा ताकि तुम उन सभी चीजों को प्रोटेक्ट कर सको। मतलब कि वो उन सबको समझाने लगते कि यार ये बहुत बड़ा एरिया है, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, तुम्हें इन सबको लेना होगा, क्योंकि लॉर्ड जिंगमैंग उनको बहुत काम होता है। जिसके साथ वो ये भी कहते हैं कि तुम सभी को अपने वर्ल्ड्स को क्रिएट करना होगा मेरे अपने टाइम स्पेस एंकर पॉइंट्स में, जो कि तुम्हारे टेरिटरीज के अंदर आते हैं। अभी देखकर लू फेंग हैरान होता है और कहता है कि क्या हमें इतने बड़े एरियाज के अंदर अपनी खुद की एक वर्ल्ड बनानी होगी। अब लॉर्ड वुलन और लॉर्ड जिन और बाकी के लॉर्ड्स इसके ऊपर अपने वेट को फील कर पाते कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा है। लॉर्ड जिन वहाँ पे कहते हैं कि तुम लोग इसको ईजी ले रहे थे ना, मुझे टाइम स्पेस नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करना है, मुझे टाइम स्पेस एंकर पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करना है, जो कि तुम वर्ल्ड्स को क्रिएट करोगे। मतलब अपने लॉर्ड्स एक नए ऑरिजिन वर्ल्ड्स को भी क्रिएट करने वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेट होने वाला है। यहाँ तक कि अपने जिंगमैंग को नई टेरिटरीज को भी बनाना होगा, साथ में उसे प्रैक्टिस नई टेरिटरीज साउदर्न रिवर टेरिटरीज वहाँ तक के सभी चीज़ों को मैनेज करना होगा। मतलब क्या था कि मैं इन सब के साथ सिर्फ 2 को ही मैनेज कर सकता हूँ, तुम लोग कुछ मदद करो यार। अब ये देखकर सारे लॉर्ड साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि यार लॉर्ड जिंगमैंग पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर होता है इन सब कामों का। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि ठीक है मैं 3 डोमेन्स को ले लेता हूँ। जिसके साथ ये देखकर लॉर्ड जिंगमैंग उनसे कहते हैं कि लू फेंग तुम्हारी स्ट्रेंथ हिमलैंड चेस्टर्स को भी कांप देती है, वो उनकी रूह तक कांप जाती है, तो तुम्हें इसका बोझ तो उठाना ही पड़ेगा, तुम्हें तो 3 तो लेना ही पड़ेगा। जिसके साथ युवान भी कहता है कि ठीक है जबकि बातें हो चुकी तो चलो अपने काम पे चलते हो। सब लोग अपने अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाते हैं। लू फेंग भी अपने कॉन्शियसनेस को स्प्लिट करता है और अपने ऑरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर भेज देता है अपनी नई टेरिटरीज को। अब यहाँ पे काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर एक है सिर्फ अपने पहले जो थे उसके अंदर ही मिलियंस हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑरिजिन वर्ल्ड्स थे। तो लू फेंग सबसे पहले हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस क्लोन्स उन सभी के अंदर भेजता है। उसी के साथ लू फेंग कहता है कि मेरी टेरिटरी साउदर्न रिवर के अंदर भी मौजूद है, तो मुझे उसके अंदर भी भेजनी है। तो उसके अंदर तो 100 मिलियन ऑरिजिन वर्ल्ड्स थे, लेकिन साथ में उसने बाकी की जगह के भी ऑरिजिन वर्ल्ड्स को कॉन्क्वर किया था। तो वहाँ पर न्यूली एक्वायर्ड के अंदर लगभग 2 बिलियन 700 मिलियन ऑरिजिन वर्ल्ड्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा थी। मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि लू फेंग टोटल में
3 मतलब क्या ही सकते हो कि 3 मिलियन मतलब 3 बिलियन ऑरिजिन वर्ल्ड्स को कंट्रोल कर रहा है और वहाँ पे अपने कॉन्शियसनेस को लू फेंग की कॉन्शियसनेस 10-20 हज़ार नहीं बल्कि 3 बिलियन है, हाँ 3 बिलियन कॉन्शियसनेस में डिवाइड होके उन सभी के अंदर गई ताकि वो वहाँ पे मैनेज कर सके सब चीज़ को। लेकिन यार ये इतना भी इजी नहीं था, मतलब इतना भी हार्ड भी नहीं था, क्योंकि लू फेंग लॉर्ड था, उसके लिए ये बहुत ही आसान सी बात है। इसके साथ लू फेंग कहता कि सबसे पहले मुझे उन्हें अच्छे से मैनेज करना होगा। अब इसी के साथ एपिसोड छोड़ के मत जाना, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक थ्योरी है। अगर आपने लॉर्ड वो एक इससे जो सेकंड नोवेल कनेक्ट थी लॉर्ड जिंग मेंग जो ऐसे ही करके थी, लॉर्ड जिव मेंग जो थी, उसके अंदर भी ऐसी ही कहानी थी कि लू फेंग अपने कॉन्शियसनेस को एक दूसरे ऑरिजिन वर्ल्ड के अंदर भेजता है। उस वर्ल्ड के अंदर होता क्या है कि वो जो बंदा था, जो मेन कैरेक्टर था, वो अपने लू फेंग से मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा था, और वो बंदा भी अपने लू फेंग से सीखा था। उसी से सीख कर बाद में वो भी लॉर्ड बना था। लेकिन उसकी भी कहानी पूरी नहीं पढ़ा हो तो मैं कंफ्यूज हूँ। बस इतना है कि लू फेंग जो अपनी कॉन्शियसनेस को बाकी ऑरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर भेज रहा है, तो इसी से उस कहानी का लिंकिंग होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यार इस सीरीज़ के बाद मैं अपने चैनल को बंद कर देने वाला हूँ। ऑफ कोर्स मेरी स्टडी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब ये तो मैं आगे आने वाले समय बता दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको चलने देते, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।